बिल्कुल सही सुना तूने। अरे ऐसे छोटे और घटिया कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? और अब जब लौट कर भी आई है तो इतनी देर रात गई। नालायक कहीं की। कहाँ गई थी तुम बहू? मेरी एक सहेली है रिचा, उसका जन्मदिन था आज, तो उसी की पार्टी में गई थी मैं। और मैंने तो माँ जी से भी पूछा था। माँ जी ही कहती है ना, कुछ भी करने से पहले मेरी अनुमति लिया कर। इसीलिए मैं हिम्मत जुटाकर माँ जी से पूछने गई थी और इन्होंने हाँ की। इसीलिए मैं पार्टी में गई थी। क्या माँ, आपने इसे हाँ कहा? अरे बोरा गई है क्या तू? मैंने कब की हाँ? तू तो मुझे पार्टी के बारे में पूछने तक नहीं आई थी। झूठी मक्कार कही की। अरे माँ जी, मैं अब झूठ क्यों बोलूंगी भला? याद कीजिए, आज जब आप अपने कमरे में टीवी देख रही थी, वो आपका पसंदीदा सीरियल है ना, ससुराल सिमरन का, उसी वक्त आई थी मैं। और मैंने आपसे पार्टी में जाऊँ या नहीं ये भी पूछा था, और आपने तब मुझे हाँ कहा था। अरे बावली कही की। मैं तब टीवी देखने में मगन थी। मुझे लगा कि खाने में क्या बनाने वाली है उसके बारे में बता रही है, इसलिए मैंने बिना कुछ ठीक से सुने बगैर ही हाँ कर दी। और मुझसे अनुमति लेने के लिए तूने जरूर जानबूझकर वही वक्त चुना होगा, क्योंकि तू जानती है ससुराल सिमरन का मेरा सबसे चहीता सीरियल है। और तब मैं पूरी तरह उसी में खोई रहती हूँ, और इसके चलते मैं तुझे हाँ कर ही दूंगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। चुप हो जा बहू। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। जब से आई है तब से तूने सारे तौर तरीकों को तोड़ दिया है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए माँ जी। अभी शादी को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं धीरे धीरे एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो माँ जी। मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी और बिल्कुल अनुशासन में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगी। पापा जी, कार्तिक, आप दोनों तो समझाइए ना माँ जी को। अब जाने भी दो ना पूनम, अगर ये आखिरी मौका मांग रही है तो दे दो इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। सीधे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। फिर तारा जब घर आती है तब रात में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। दिन ब दिन मेरे लिए यहाँ पर जीना मुश्किल होते जा रहा है। आखिर क्यों ये ससुराल इतना कठोर होता है? एक लड़की अपने अपनों को छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना मान लेती है, लेकिन उस पति के परिवार वाले उसे कभी अपना नहीं मानते। और मेरे हिस्से में तो मेरा पति भी मुझे अपना नहीं मानता। और अगर वो मुझे अपना मान लेता तो वो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता। लेकिन यहाँ आकर तो मैं एकदम अकेली पड़ चुकी हूँ। फिर अगले दिन तारा देखती है कि पूनम उसके सारे छोटे कपड़े बाहर चला रही है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? ये सारे कपड़े क्यों चला दिए आपने? तुझे मैंने कल ही कहा था ना कि ऐसे घटिया कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। अगर मेरे घर में रहना है तो साड़ी और सलवार सूट पहनना होगा। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैं समझ गई, पर आपको इन सबको यूँ चलाना नहीं चाहिए था। इनमें से आधे फ्रॉक और गाउन तो मेरे पापा ने मुझे दिए थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो 2 गाउन्स पापा को बहुत पसंद थे, और ये कपड़े उनकी आखिरी निशानी थी। क्या आखिरी निशानी? और ये घटिया कपड़े? अरे क्या बकवास कर रही है तू? चल जा, अब करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है। फिर तारा चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात तारा जब राजेश और पूनम के कमरे में जाती है, तभी माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों के लिए हल्दी वाला दूध। आप दोनों को खांसी है ना 2 दिनों से, इसीलिए बनाया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, रख दे वहाँ मेज पर। राजेश और पूनम को पैकिंग करते हुए देखकर तारा उन्हें पूछ लेती है, माँ जी, पापा जी, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही नहीं, कार्तिक भी चल रहा है हमारे साथ। क्या?
लेकिन कहाँ पर माँ जी? गांव में, हमें जमीन के कामों को लेकर। वहां पर लगभग एक हफ्ते तक या फिर उससे ज्यादा दिनों के लिए भी रुकना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तुझे ये बात बताने आने ही वाली थी। अच्छा हुआ जब तू ही यहाँ पर आ गई। अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुझे घर में अकेली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मायके रहने चली जा। फिर जब हम वापस आ जाएंगे तब तू भी वापस चली आना। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी मैं। मन ही मन ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 1 महीने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं। और जाने से पहले भी ढेर सारा काम है तुझे, वो कर ले पहले। जी माँ जी, ज़रूर। खैर, वो सब तो हो ही जाएगा। 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता, कम से कम मैं यहाँ से दूर तो हो जाऊंगी। भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में मुझे ये छोटा सा ब्रेक देने के लिए। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। कुछ भी कह लो, मायका तो अपना ही घर होता है। पर अब तो मैं अपने घर जाकर जम के मज़े करूंगी। फिर तारा के ससुराल वाले गांव चले जाते हैं और वो अपने मायके चली आती है। उसके मायके में माँ विद्या के साथ साथ भाई समीर, भाभी रुचिका और उनका बेटा गोलू भी रहता है। अच्छा हुआ बेटा, इसी बहाने तू यहाँ रहने तो आ गई। बहुत याद आ रही थी तेरी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है माँ। अरे तारा, पहली बार तुम ससुराल से मायके आई हो, कम से कम कुछ खाने पीने के लिए तो लेकर आती। अरे भाभी, वो जल्दबाजी में मैं भूल गई, लेकिन मैं कल ही जाकर सबके लिए शॉपिंग करूंगी। ठीक है तारा। बहू, जा बेटा, जाकर नाश्ता बना दे। और माँ, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर सामान रखती हूँ और फ्रेश होकर नीचे आ जाती हूँ। अरे तारा बेटी, ऊपर मत जा। लेकिन क्यों माँ? मेरा कमरा तो ऊपर ही है ना। अरे बेटा, तेरी शादी के 2 दिनों बाद ही वो कमरा गोलू का हो गया है। उसे अपना अलग कमरा चाहिए था ना, जिसमें दीवारों पर ढेर सारे कार्टून बने हो, हर तरह से एकदम अनोखा हो। वैसा कमरा बना दिया है उसने तेरे कमरे को। अब तू अपना सारा सामान गेस्ट रूम में रख दे और सोने के लिए रात में मेरे कमरे में आ जाया कर। मस्त चंपी करके सुलाया करूंगी तुझे मैं। लेकिन ये आपने होने कैसे दिया माँ? वो कमरा मेरा था और आपको पता है ना, पूरा बचपन बीता है मेरा उस कमरे में। कम से कम आप लोग मुझसे पूछ तो लेते। अरे तारा, अब एक कमरे के लिए तुम बहस करोगी क्या हमसे? तुम्हारे भतीजे को ही दिया है वो कमरा, किसी पड़ोसी को नहीं। बात कमरे की नहीं है भाभी, उससे जुड़ी यादों की और जज्बातों की है। खैर, अब जब गोलू को उस कमरे से लगाव हो ही गया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चली जाती हूँ मैं गेस्ट रूम में ही। तारा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को इतना दिल पर नहीं लेती। कोई बात नहीं तारा, इट्स ओके। गोलू का ही तो हुआ है वो कमरा, और वो तो एक छोटा सा बच्चा है यार। लेकिन फिर भी बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे। मेरा कमरा। अब तारा अपने मायके में रहते हुए ज़्यादा काम नहीं करती और यह देखकर विद्या उससे कहती है, तारा बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं माँ, बोलिए ना, क्या कहना है आपको? देख बेटा, जब से तू यहाँ पर आई है तूने इतना कुछ काम नहीं किया है। तेरी भाभी अकेली ही सब कुछ कर रही है। जरा जाकर उसका हाथ बटा देना बेटा। लेकिन माँ, अगर मैं मायके आकर आराम नहीं करूँगी तो कहाँ पर करूँगी? और किसने कहा है कि मैंने कोई काम नहीं किया है? मेरे हिस्से के सारे ज़रूरी काम कर दिए हैं मैंने। खुद से खाना लेती हूँ, खुद से ही अपने बर्तन धो देती हूँ, खुद से ही अपने कपड़े भी धो देती हूँ, अपना कमरा भी खुद ही साफ करती हूँ मैं। और अब क्या करूँ मैं? वैसी बात नहीं है बेटा। अगर तू उसका हाथ नहीं बटाएगी तो फिर वो कुछ बोल देगी तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। इसलिए खामोखा झगड़े ना हो। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये टीवी देखना छोड़कर उसकी मदद कर दे। ठीक है माँ। तारा को अब बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करते हुए रसोई में जाकर रुचिका की मदद करने लगती है। अरे, बड़ी जल्दी आई तुम मेरी मदद करने। अरे भाभी,
वो मैं एक मूवी देख रही थी ना, तो वो अभी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाने आ जाऊं। बताइए ना, क्या काम करूं मैं? आटा तो गूंद दिया है मैंने, तो सबके लिए रोटियां बना दो। क्या कहा? रोटियां? हाँ, तो रसोई में आकर चोटियां बनाओगी क्या? रोटियां ही बनाओगी ना? चलो, अब जल्दी बनाओ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। ये भाभी भी कुछ कम नहीं है, जानबूझकर मुझे इतना सारा काम दे दिया। ना तो ससुराल में सुख है, ना ही मायके में। ये कहाँ फंस गई मैं। फिर ऐसे ही रात के खाने के समय। और तारा, सब ठीक? हाँ भैया, आप बताइए। सब बढ़िया है तारा। वैसे कितने दिनों के लिए आई हो तुम? समीर का ये सवाल सुनकर तारा को कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब मतलब तू यहाँ पर कितने दिनों के लिए है? जाने का कब प्लान है तेरा? वो मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अब पता नहीं, कार्तिक ने मुझे बताया नहीं कि वो लोग वापस कब आने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर, ये भैया ने मुझे इस तरह से सवाल क्यों किया? मेरा घर होकर भी मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर कितने दिनों के लिए आई हूँ और कब वापस जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि उनके कहने का उद्देश्य बुरा नहीं था, पर उन्हें सोच समझ कर पूछना चाहिए था ना। पता नहीं क्यों, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से सब कुछ एकदम अलग अलग लग रहा है। सब कुछ अपना होकर भी पराया सा लग रहा है। फिर तारा गांव गए ससुराल वालों को फोन करती है, तभी वो लोग उसका कॉल ही नहीं उठाते। जब से गांव गए हैं बस एक बार ही कॉल पर बात हुई है। गांव जाकर तो ये लोग मुझे भूल ही गए हैं, किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। माँ जी और पापा जी बात ना करे तो कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पति को तो कॉल करना ही चाहिए था। फिर ऐसे ही एक सुबह सभी घर के रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। पापा पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ, पर उससे पहले बता देता हूँ, मुझे मेरे कमरे में स्पाइडरमैन का कपबोर्ड चाहिए और साथ ही दीवार पर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। जल्दी खेल कर आना, होमवर्क भी करना है तुम्हें वापस आकर। आज छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बस खेल कूद में ही गवा देगा तू। ओके पापा। इतना कहकर गोलू खेलने के लिए चला जाता है। देखो भाई, जो भी करना हो कर लो, पर सबसे पहले घर के सारे फर्नीचर हटाओ। सारे बाबा आदम के जमाने के हैं, अब नए जमाने के फर्नीचर लाते हैं। देख बहू, तुझे अपने कमरे के फर्नीचर को बदलना है तो बदल, लेकिन मैं तो नहीं बदलने वाली। पर माँ जी, अरे बाबा, फर्नीचर वगैरह बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हमें रसोई ठीक करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो रसोई में ही हो रही है। अरे भैया, मैं तो कहती हूँ कि मॉड्यूलर किचन बनवा लो। मेरी एक सहेली है जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो वो आपको एकदम कमाल का रिनोवेशन करके देगी। घर पूरा का पूरा नया लगेगा एकदम। ओफो तारा, तू जा यहाँ से, जाकर अपने कमरे में टाइम पास कर। अब तेरा सुझाव देकर कोई फायदा है क्या? तू तो यहाँ पर रहने नहीं वाली। क्या करना है और क्या नहीं ये सब हम देख लेंगे। क्या? तारा को समीर की बातों से काफी दुख होता है। माफ कीजिए भैया, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। इतना कहकर तारा अपने कमरे में चली जाती है। अरे तारा, सुन तो ले मेरी बात। तारा बिटिया। अरे रहने दो ना माँ जी, गुस्सा शांत होने पर अपने आप आ जाएगी वो बात करने। लेकिन रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं, तभी तारा कमरे के बाहर आती ही नहीं। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई जवाब ना मिलने पर जब विद्या उसके कमरे में जाती है, तभी ये तारा कहाँ पर चली गई? क्या हुआ माँ? बेटा, तारा अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे घर में ही कहीं होगी वो, जरा ठीक से देखो ना। सभी तारा को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिथिला और चंदन घर पर पहुंचते हैं और तभी
अच्छा हुआ जो आ गए आप दोनों। अब अपने लाडले बेटे के कारनामे देखिए। पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन उसने तो अभी तक दरवाजा भी नहीं खोला। तू रुक जा बहू, मैं देखती हूँ। गर्भ बेटा, ए गर्भ बेटा, दरवाजा खोल दे। बेटा, दरवाजा खोल बेटा। तभी गर्भ तुरंत दरवाजा खोल देता है। वाह देवर जी वाह! अरे कितनी देर से मैं घंटी बजा रही थी और आपको आवाज भी लगा रही थी, तो आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और जब माँ जी आ गई तो बराबर से दरवाजा खोल दिया। देखिए माँ जी, पापा जी, मेरा शक सही था। पड़ोसन ने कहा था कि लड़की गई है घर के अंदर। अब देखो, बानी ही थी वो लड़की। ये आप क्या कह रही हो भाभी? हम दोनों तो कब से घर पर ही है और साथ मिलकर एक मूवी देख रहे हैं। और अगर आपने कोई घंटी बजाई होती तो हमें आवाज तो सुनाई देती ना। हाँ भाभी, अगर हमें आवाज आ जाती तो हम दरवाजा जरूर खोल देते, लेकिन हमें तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। चुप रहो तुम दोनों और झूठ बोलना बंद करो। जरूर अंदर बैठकर रोमांस चल रहा होगा इन दोनों का, इसलिए मेरी आवाज सुनकर भी इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं भाभी, अब आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बात का फायदा उठा और जो मन में आए वो बोलती जाओ। गर्भ बिल्कुल सही कह रहा है भाभी, हम वैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं जैसा आप हमें समझ रही हो। और आइंदा से प्लीज ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे हमारे रिश्ते पर सवाल उठे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी कि ये आप ही की चाल है, मुझे और बानी को माँ और पापा की नजरों में बुरा साबित करने के लिए। क्योंकि आपसे किसी की खुशी कभी बर्दाश्त हो सकती है क्या भला? क्या? चलो बस, अब बहुत हुआ, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन पापा जी। अनुष्का, मैंने कहा ना एक बार। अनुष्का चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आपने देवर जी और उस बानी को डांटा क्यों नहीं? वो दोनों मुझे कितना बोल रहे थे। मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है। वाकई में वो दोनों अंदर थे और घंटी की आवाज सुनकर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन दोनों की बातों में मत आना माँ जी, और खास करके उस बानी की बातों में। बस कर अनुष्का, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और वो इतना घटिया इंसान है ही नहीं, और ना ही उसकी दोस्त है। इसीलिए तू अपनी घटिया बातों से मुझे भड़काना बंद कर दे और जरा अपने बचे हुए कामों पर ध्यान दे। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और अनुष्का को मिथिला पर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि इस बुढ़िया की हड्डी पसली एक करके इसे पंखे से उल्टा लटका दूं। नालायक कहेगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ बानी का गर्भ के घर आना जाना बढ़ने ही लगता है। फिर एक दिन अचानक से चंदन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हे भगवान, ना जाने किसकी नजर लग गई है। चंदन जी ठीक तो हो जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, अब आपकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ही यहीं पर रुक जाती हूँ। लेकिन बहू, तू अगर यहाँ पर रुक गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? रजत को तो दुकान पर जाना होता है रोज, और चंदन जी के लिए खाना तो घर से ही लाना होगा ना। उन सब की चिंता आप मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना। और अनुष्का भाभी, आप माँ जी के साथ ही रुकिए, कोई बात नहीं। मैं रुकती हूँ घर पर। मेरी जॉब को वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी और टाइम टू टाइम नाश्ता और खाना पीना सब लेकर आऊंगी। लेकिन बानी बेटा, तुझे इतनी दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? अनुष्का है ना। ओफो माँ जी, अब जब बानी इतना बोल रही है तो करने दीजिए ना उसे। और अगर मैं घर पर रुक गई तो आपका यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा? हाँ आंटी, भाभी सही कह रही है। इस तरह से अगले 2 से 3 दिनों तक बानी गर्भ के घर पर ही रुकती है और भरपूर काम करती है।
फिर ठीक होने के बाद जब चंदन को ये सब पता चलता है तभी, धन्यवाद बानी बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अरे अंकल, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है? आप भी तो मेरे पिता समान हो। लेकिन अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। बानी की हर कोई तारीफ करता है और ये देखकर अनुष्का को जलन होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, वाह बानी बेटा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सच में आंटी? थैंक यू। वेलकम बेटा। हाँ, इसमें ऐसा क्या है माँ जी? अरे ऐसे ड्रेस तो कल ही देखे थे मैंने चोर बाजार में। वहां पर तो ये 50 रुपए में मिल रहे थे और ये जरूर वही का ही माल पहना है इसने। क्या अभी भाभी, सच में कुछ भी बोलती हो। चोर बाजार में इस ड्रेस की फर्स्ट कॉपी बेच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये ड्रेस पूरे 2000 रुपए का है और एकदम ब्रांडेड है ये। क्या? इतना महंगा? हाँ भाभी, अब मैं थोड़ी ना आपकी तरह घर पर बैठी हुई हूँ। मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ, तो अपने लिए इतना खर्चा तो कर ही सकती हूँ ना। और मुझे तो महंगे कपड़े ही पसंद आते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं। वरना सस्ते कपड़े तो एक दो बार की धुलाई में ही खराब हो जाते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बानी बेटा, ऐसी ही रहो, बहुत बढ़िया है। जी आंटी। बानी के इस जवाब को सुनकर अनुष्का की तो बोलती ही बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन अनुष्का मिथिला की अलमारी से कुछ पैसे ले लेती है। मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। घर वाले या रजत तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देते, इसीलिए अब मुझे चुपके से ही लेने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि ये वही पैसे हैं जो मोहल्ले की औरतों ने माँ जी को दिए हैं, क्योंकि वो सब ट्रिप पर जो जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे गायब होने पर सभी माँ जी पर बहुत चिल्लाएंगे। जाने दो, उस बुढ़िया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगले दिन जब मिथिला को पता चलते ही कि पैसे गायब हो गए हैं, तब वो बहुत घबरा जाती है और वो ये बात मोहल्ले की औरतों को बता देती है। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या मिथिला? ऐसे कैसे गायब हो गए सारे पैसे? अरे हम सब औरतों ने तुझ पर भरोसा कर कर तुझे पैसे दिए थे और मुझे तो ऐसे लगता है कि तू झूठ बोल रही है। जरूर तूने ही हमारे पैसे खाए हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, तू चोरनी है मिथिला। ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं। सच में पैसे गायब हो चुके हैं। मैंने तो घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। अरे क्या माँ जी, आप भी इतनी बड़ी होकर भी आप इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? अगर आपको जिम्मेदारी निभाने नहीं आती तो उसे लेती ही क्यों हो? तभी उनकी ये सारी बातें बानी सुन लेती है। अरे भाभी, आप आंटी को ये सब क्यों बोल रही हो? अरे आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आंटी कितनी समझदार और ईमानदार है, और फिर भी आप आंटी की साइड से बोलने की जगह दूसरों की साइड से बोल रही हो। ओ बानी महारानी, तुम हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगी भाभी, क्योंकि मैं अपनी आंटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मिथिला आंटी जिम्मेदार है, इसीलिए आप लोगों ने इनके पास ट्रिप के पैसे दिए थे, और अब जब पैसे अचानक से गायब हो गए हैं तो इसमें मिथिला आंटी की क्या गलती है? उनकी जगह पर आप भी तो हो सकती थी ना। ए लड़की, हमें सुनाने वाली तू कौन होती है? ज्यादा सयानी मत बन। और नहीं तो क्या, मिथिला ने गलती की है तो उसे तो गालियां खानी ही पड़ेगी। छी, अरे लानत है आप जैसे लोगों पर। आप सबको पैसे ही चाहिए ना। बताइए, कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? हम 5 औरतें हैं और सबने 1,000 रुपए दिए हैं, तो सब मिलाकर 5,000 रुपए हुए। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के पैसे और चलते बनिए यहाँ से। ये सब क्या है बानी बेटा? कोई बात नहीं आंटी, आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी अपनी हूँ। वो तो है बेटा, लेकिन तुझे इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं दे देती ना उन्हें।
ये तो तेरी मेहनत के पैसे हैं और इन्हें देखकर तूने सही नहीं किया बेटा। ऐसा नहीं है आंटी, मैंने बिल्कुल सही किया है। वो लोग आपको सुनाए जा रहे थे और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। बानी का प्यार देखकर मिथिला भावुक हो जाती है। फिर बाद में, देखा तूने अनुष्का, तू तो मेरी बहू होकर भी मेरी बुराई कर रही थी, लेकिन बानी ने ना सिर्फ मेरी साइड लेकर उन औरतों को चुप किया, बल्कि अपना दिल बड़ा रखकर उसने वो सारे पैसे भी दे दिए। बस बस माँ जी, आप नहीं जानती वो बानी किस खेत की मूली है। अरे ये लड़कियां ऐसी ही होती है, जबान से तो मीठी होती है लेकिन मन की एकदम कड़वी। और वक्त के साथ साथ आपको ये बात तो समझ आ ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, बानी जैसी तो कोई नहीं है। अनुष्का मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, बानी, मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर वालों को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हाँ गर्व, तुम सही कह रहे हो। अब उनसे ये बात छुपाना सही नहीं होगा, और खास करके तुम्हारे घर वालों से। फिर बानी और गर्व अपने अपने घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देते हैं। और तभी माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे प्यार ही तो किया है, थोड़ी ना कोई चोरी की है। तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे हम पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों बस अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि अच्छे प्रेमी हो। क्या? हाँ, और हम दोनों को तुम्हारे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। उल्टा हम दोनों तो दुनिया के सबसे भाग्यवान सास ससुर होंगे जिन्हें बानी जैसी बहू मिलेगी। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप और अंकल मान गए हो। हाँ बानी, मुझे भी, वरना तो मैं सोच ही रहा था कि कहीं पापा गुस्सा होकर मेरी चप्पल से कुटाई ना कर दे। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं तब करता जब बानी कोई गलत हरकत करती, लेकिन तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं और तुम दोनों का प्यार भी काफी पवित्र और संस्कारों वाला है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हो, इतना समझ कर लेते हो, एक दूसरे के परिवार को अपना ही परिवार मानते हो, और साथ में रहने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो बच्चों, हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बानी बेटा, तुम्हारे घर वालों का क्या कहना है? हाँ आंटी, हाँ ही है। माँ और पापा आपको मिलने आने ही वाले हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब देखकर अनुष्का अब घबरा जाती है और फिर बाद में वो चंदन और मिथिला के पास आकर कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हो? अरे देवर जी और बानी तो दूर ही रहे, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप दोनों ही शादी के लिए उछल रहे थे। अभी तक तो देवर जी कमाते भी नहीं हैं, और ऐसे में आप उनकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जिंदा है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बहू, हम घर के बड़े हैं और हम जो भी करेंगे सही ही करेंगे, और तुझे हमें कोई सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनुष्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो बानी एक नंबर की चालाक और साहसी लड़की है, और उसके आने से मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बानी को अपनी देवरानी बनने ही नहीं दूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विराट के चले जाने के बाद आरोही समर के पास जाती है। समर बेटा, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं मम्मा, वो मेरे साथ बस खेल रहे थे और बता रहे थे
कि दादी और दादू मुझे बहुत याद करते हैं। सच कहूँ मम्मा, तो मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। क्या हम फिर से वहां पर नहीं जा सकते? नहीं समर, ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। वो लोग बस अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन मम्मा, देखो समर, अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी, और तुम अपने पापा से फिर से नहीं मिलोगे। मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। चलो अब अपना होमवर्क करो। बेचारा समर कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में आरोही का बॉस उसे सबके सामने खूब सुनाता है। आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अरे तुम्हारे उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण क्लाइंट्स बुरा मान गए हैं और उन्होंने हमारे साथ डील पक्की ही नहीं की। माफ कीजिए सर, मैंने तो बस एक गलती ही की थी, लेकिन बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सही था। मैं सच कह रही हूँ सर। अरे चुप रहो, पहला मौका ही आखिरी मौका होता है। अगर पहली बार में ही तुम किसी के साथ इस तरह से पेश आओगी तो सामने वाला और तुमसे क्या उम्मीद रखेगा? देखो आरोही, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। काम पर ठीक से ध्यान दो और अपनी निजी जिंदगी और काम दोनों को अलग अलग ही रखो, वरना ये तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ठीक है सर, मैं समझ गई। आरोही को बहुत बुरा लगता है। फिर घर आकर वो अपना कमरा बिखरा हुआ देखती है। ये सब क्या है समर? खिलौने कहीं पर तो किताबें कहीं पर। पूरे कमरे को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है तुमने। माफ कीजिए मम्मा, लेकिन अभी अभी मेरे दोस्त गए हैं ना, इसीलिए इतना गंदा पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। और मम्मा, आपने मेरे लिए क्राफ्ट किट लाई क्या, जो मैंने आपको लाने के लिए कही थी? नहीं लाई बेटा। क्या मम्मा, अब मैं क्या करूँगा? मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना है कल। अरे इंसान हूं मैं, कोई मशीन नहीं। मेरा इंतजार करने से बेहतर यही होता कि तुम जाकर नानू के साथ लेकर आते उसे, और मैं क्या क्या संभालूं। बस सर दर्द देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? नालायक कहीं के, अब दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा समर इस पर भी कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुनीता आती है। क्या हुआ है बेटा, क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं माँ? चॉकलेट दूं क्या उसे? अरे घर आते ही ये बिखरा हुआ कमरा देखने को मिला। ऊपर से महाशय ने अभी तक क्राफ्ट किट भी नहीं लाया है। आखिर मैं बाहर का काम संभालूं या घर का काम संभालूं? पक चुकी हूं मैं ये सब कर करके। देख बेटा, वो एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चे अगर सामान नहीं बिखरेंगे तो क्या बड़े बिखरेंगे क्या? और हमारा समर बाकी के बच्चों से काफी अच्छा है। उसके अभी अभी दोस्त गए हैं, वरना अभी तक तो उसने कमरा साफ भी कर दिया होता। और रही बात क्राफ्ट किट की, तो तूने ही उसे कहा था कि वो किट तू उसे ला कर देगी, और अब तू ये बोल रही है कि वो नानू के साथ चला जाता। देखिए माँ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हुआ है, और इस पर आप समर की सफाई देकर और खराब मत कीजिए। पहले ही बॉस ने आज मुझे बहुत लेक्चर दिया है, और अब घर में आप शुरू मत हो जाओ। अरे हर किसी को काम का तनाव रहता है। तू कोई दूसरे ग्रह पर जाकर काम नहीं करती, इसीलिए ये काम की बातें तुम मुझसे कर ही मत। और अपने काम का गुस्सा इस तरह बच्चे पर निकालना सही नहीं है। आज किया है, लेकिन दोबारा मत करना। सुनीता की बातें सुनकर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक रोज आरोही अपने दोस्त अरविंद के साथ घूमकर देर रात घर लौटती है। बाय अरविंद, मिलते हैं कल ऑफिस में। गुड नाइट। हाँ आरोही, बाय, गुड नाइट। उन दोनों को साथ में उनकी पड़ोसन उमा देख लेती है। हे भगवान, ये आरोही तो शादीशुदा है और फिर भी एक गैर मर्द के साथ ये सब कर रही है। नहीं नहीं, ये बात तो मुझे कल सुबह तक सुनीता बहन को बतानी ही होगी।
फिर उमा अगली सुबह सुनीता को सारी बातें बताती है। क्या? हाँ सुनीता बहन, अब आप ही बताइए। आपकी बेटी कुंवारी थोड़ी ना है, वो एक सुहागन है, एक बच्चे की माँ भी है, और ऐसे में देर रात तक किसी गैर मर्द के साथ आना, ये सब शोभा नहीं देता। मैंने देखा इसलिए सीधा आपको बताने आई हूँ। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और पड़ोसी होता ना, तो वो पहले पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती और उसके बाद वो आपको बताती। हाँ उमा बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। ओए धन्यवाद, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी को जरूर समझाऊंगी। फिर सुनीता और जगजीत दोनों गुस्सा होकर आरोही को खूब सुनाते हैं। अरे मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी आदमी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो लड़का मेरा कलीग है माँ, और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आरोही बेटा, हम तुझे ये नहीं पूछ रहे कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन पति होने के बाद भी तू बाकी आदमियों के साथ ऐसे घूमती रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा? लोग तो नाम रखेंगे ही ना। और सोच, अगर समर ने तुझे देख लिया होता तब क्या होता? क्या जवाब देती तू अपने बेटे को? दोस्ती सबके साथ कर, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों की नजर में आ जाए। अरे बस करो आप दोनों, जब देखो तब भाषण देते रहते हो। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है, और मेरा मन अच्छे से जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दुनिया गई तेल लेने, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है तेरी? हाँ, हम लोग एक समाज में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार नहीं चलता बेटा। आरोही अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। और देखना सुनीता, एक दिन इसकी यही जिद इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर एक दिन जब आरोही ऑफिस से घर आती है, तभी समर अपने कमरे में होता ही नहीं। फिर वो नेहा के पास जाती है। अरे नेहा, समर कहाँ चला गया? वो नंदोई जी आए थे, आज हसमुख काका का जन्मदिन है ना, इसीलिए वो समर को लेकर गए हैं। क्या? विराट की ये हिम्मत! मैंने उसे इतना कहा, लेकिन उसके बाद भी वो समर को उस घर में लेकर गया है, वो भी पापा जी के जन्मदिन के लिए। नहीं, तुमने ये हरकत करके बहुत गलत किया है विराट। आरोही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर समर अपने दादू के साथ उनके जन्मदिन का केक काट रहा होता है। ये लीजिए दादू, आ कीजिए। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट केक है। आपके पोते की ही पसंद है पापा। शुक्रिया मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बंद करो ये तमाशा। आरोही, तुम यहाँ पर? विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है आरोही। मैंने जाते जाते तुमसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बेटे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आज उसके दादाजी का जन्मदिन है और इसीलिए वो आज यहीं पर रहेगा। अरे चुप रहो। और समर, चलो मेरे साथ, चलो। अरे नहीं बहू, आज के दिन तो रहने दे इसे यहाँ पर। प्लीज आज के दिन ऐसा कुछ भी मत कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है ये सब करने वाली? समर पर जितना हक इसका है, उतना ही हक मेरा भी है। बहू, मान जाना। अरे कब तक ये गुस्सा रहेगी? और इन सब का समर पर कितना बुरा असर हो रहा है, ये भी तो देख। इस नन्ही सी उम्र में उसे अपने माता पिता के झगड़े देखने पड़ रहे हैं। अरे आपको ये सारे झगड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन झगड़ों का क्या जो आप मेरे साथ किया करती थी? देख बहू, उस वक्त तू गलत थी, इसीलिए हमने तेरे साथ झगड़े किए, और झगड़ों के बाद हमेशा हम ही तेरे पास आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में इतनी मेल नहीं है जितनी कि तेरे मन में है।
हाँ है मेरे मन में। और देखिए, मुझे आप लोगों से बात करना तो क्या, आप लोगों की शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। इतना कहकर आरोही समर को लेकर जाती है। आरोही, रुक जाओ आरोही। समर को ऐसे जाते देखकर हसमुख भी बेचारा भावुक हो जाता है। वही जब ये सारी बातें आरोही के मायके वालों को पता चलती है, तभी नहीं दीदी, आपने ये सब सही नहीं किया है। अरे अगर आपको उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है तो आप मत रखिए, लेकिन इस सब में आप समर को क्यों पिसवा रही हो? हाँ दीदी, आप चाहे कुछ भी कहो, नंदोई जी समर के पिता हैं और उनका समर पर पूरा अधिकार है। वो समर को भी तो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताने की इच्छा होती होगी ना, अपने पिता के साथ भी घूमने की इच्छा होती होगी, खेलने की इच्छा होती होगी। इसीलिए आप समर को उन लोगों से दूर मत कीजिए। माँ, अरे आप दोनों बेटा बहू से कह दो कि ये दोनों मुझे ना सिखाए। मैं उनसे उम्र और हैसियत दोनों में बड़ी हूँ, तो अपनी हद में रहकर बात करें। अरे क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। झगड़ा तेरा हुआ है, समर का नहीं। अरे तू जो हरकतें कर रही है ना, ये सब देखकर कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर खुद तुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला जाए। इसीलिए समय रहते ही अपनी गलतियां सुधार दे बेटा। सबके समझाने के बावजूद भी आरोही किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और इन सारे झगड़ों के बाद जब सुनीता आरोही के ससुराल वालों से बात करने के लिए उनके घर पहुंचती है, तब उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। अरे कैसी लड़की है ये? सारी गलती उसी की थी। उसी की हरकतों के कारण झगड़ा हुआ था उस दिन, और उसने खुद ने ही घर छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, ना तो वो जल्दी उठती थी, ना ही समर पर ठीक से ध्यान रखती थी। घर का सारा काम तो मैं ही करती थी, और इसके बाद भी बदतमीजी तो इतनी कि पूछो मत। और ऊपर से नौकरी का घमंड, और बस अपना ही स्वार्थ देखती थी। उस रात भी उसी की गलती थी। उसे पहले से पता था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी करके आई, और वो भी एकदम नशे में धुत होकर। और जब हमने उसे डांटा तो अगले दिन खुद ही चली गई घर छोड़कर। उनकी यह सारी बातें सुनकर सुनीता घर के अंदर आती है। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब इसी कारण से आरोही ने घर छोड़ा था? अरे माँ जी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, अब मुझे सच सच बता, क्या वो यही कारण था? हाँ माँ जी, यही है वो वजह। और माफ कीजिए, मैंने ये बात आपको कभी नहीं बताई, क्योंकि ये सब सही नहीं था। अपनी बीवी की इज्जत का मान रखते हुए मैंने ये बात इस घर की 4 दीवारों में ही रखी थी। अच्छा हुआ जो आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। आरोही ने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर सुनीता सीधे अपने घर चली जाती है और वो आरोही को खूब सुनाने लगती है। क्या? इसका मतलब उन तीनों ने आपके अच्छे से कान भरे हैं। अरे आपको क्या लगता है कि मैं कभी शराब पी सकती हूँ? हाँ, मैंने एक बार गलती से पी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक शराबी हूँ और बार बार पीती हूँ। अरे बेशरम लड़की, सिर्फ उतनी ही वजह नहीं है, तेरी और भी अनगिनत गलतियां हैं, जिस कारण तेरे ससुराल वालों ने उस दिन अपने सब्र का बांध तोड़ दिया था और खूब सुनाया तुझे। और सुनाते भी क्यों नहीं? आखिर कितने दिनों तक वो तेरे नखरे सहते? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतनी निर्लज्ज निकलेगी। छी! अरे तू एक माँ है, बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। जरा ये तो सोच, इन सब का तेरे बेटे पर क्या असर होगा। और मुझे तो उन लोगों में कोई खोट नजर नहीं आती, क्योंकि जो उसने उनके साथ किया है वही ये हमारे साथ भी करती है। खुद को कितनी महान समझती है और किसी के बारे में सोचती भी नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे समर के भी बारे में नहीं सोचती। देख बेटा, अगर तू चाहती है कि सब तेरे साथ अच्छे से पेश आए, तो पहले तो खुद अच्छी बन जा, फिर दूसरों से उम्मीद रख। बेवकूफ कहीं की। ठीक है,
अगर आप सबको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है, तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। अरे वो लोग तो पराए थे, लेकिन आप लोग मेरे अपने होकर भी मुझे नहीं समझ पा रहे, और आज आप लोगों ने भी मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब बस, अब और तकलीफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। अब से मैं और मेरा बेटा अकेले रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आरोही का ये फैसला सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।